एपिसोड 5। दोस्तों, हम इतनी मेहनत से आप सभी के लिए नई नई स्टोरी लाते हैं, पर आप सभी हमारी मेहनत को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। प्लीज आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो पर भी एक प्यारा सा कमेंट दे दिया कीजिए। कहानी अब आगे। यशोधर सब कुछ घंटे बाद शहर पहुंच जाता है और वहां सभी उतर जाते हैं। तभी रेहान ड्राइवर से कहता है, चलो ड्राइवर। रेहान की बात सुनते ही जमुना झट बोल पड़ी, अरे रेहान बेटा, आप ऐसे कैसे बाहर से ही जाने लगे? अब जबकि ऋचा आपके साथ जा रही है तो उसे कुछ सामान चाहिए ना। आप बस कुछ मिनट हमारे यहाँ रुक जाइए, हम जल्दी से ऋचा का सारा सामान पैक कर आपको अपनी गाड़ी से घर भेजवा देंगे। सॉरी आंटी, मैं अभी नहीं रुक सकता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, इसका सारा सामान जूली के हाथों भिजवा दीजिएगा। और जूली, तुम्हें तो मेरे घर का एड्रेस पता ही है ना। रेहान की बात ना ही जमुना को और ना ही यशोधर को अच्छी लगी और इसीलिए जमुना फिर से बोलने ही वाली थी कि तभी जूली बीच में बोल पड़ती है, रहने दो ना मम्मा, वैसे भी रेहान सही तो बोल रहा है, मैं बाद में पहुंचा दूंगी ना देदू का सामान। इस वक्त ये दोनों बहुत थक भी गए हैं तो इन्हें जाने दो। अगर आप नहीं चाहते हैं यहाँ रुकना तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। बेटा ऋचा, घर पहुंचकर हमें कॉल जरूर करना है। ऋचा गाड़ी में बैठी बैठी ही जमुना को एक प्यारी सी स्माइल देते हुए हाँ बोल दी, पर वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी कि एक दिन में उसकी जिंदगी ऐसे पलट गई, जिस वजह से उसे अपने ही परिवार वाले से दूर जाना पड़ रहा है। पर वो अपने चक्कर में सबका जान भी जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, बस इसीलिए सबका कहा मान चल दी एक ऐसे रास्ते पर जहां उसे दूर दूर तक कोई मंजिल नहीं दिखाई दे रही थी। अच्छा दीदू, गुड बाय, कल आती हूँ मैं। सबके मिलने के बाद गाड़ी चल पड़ती है और रेहान एक साइड लग गाड़ी के बाहर देखने लगता है। ऋचा भी चुपचाप दूसरी तरफ बैठे गाड़ी के बाहर देख रही होती है, लेकिन तभी ऋचा को कुछ याद आ गया और वो रेहान की तरफ मुड़ते हुए धीरे से बोली, रेहान क्या तुम्हारे पास कोई चादर वगैरह है क्या? ऋचा की ये अटपटी सी बात सुनकर रेहान थोड़ा कंफ्यूज हो गया और मन ही मन बोला, अब क्या ये गाड़ी में चादर ओढ़कर सोएगी क्या जो चादर मांग रही है? हाँ है, पर क्यों चाहिए तुम्हें चादर? अगर है तो प्लीज दे दो, मुझे कुछ काम है। ऋचा के मांगने पर रेहान ने अपने बैग से एक सॉफ्ट चादर निकाला और उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, मेरे पास बस यही है। ऋचा वो चादर उसके हाथों से लेते हुए बोली, कोई बात नहीं, मेरा काम इससे भी हो जाएगा। और वो चादर अपने पास रख लेती है। जल्दी ही रेहान का घर आ जाता है और दोनों घर के बाहर जा पहुंचते हैं। रेहान ड्राइवर से कहता है, बस यहीं पर गाड़ी रोक दो, कितना हुआ? रेहान फिर उसे पैसे दे गाड़ी से निकल जाता है और ऋचा भी उसके पीछे उस गाड़ी से निकल जाती है। और वो चादर जो रेहान से ली हुई होती है उसे अपने शरीर पर ओढ़ लेती है, क्योंकि उसे याद आता है कि जमुना ने उससे क्या कहा था कि ससुराल में ये सारे कपड़े नहीं पहने जाते हैं। इसीलिए वो अपना क्रॉप टॉप को छिपाने के लिए वो चादर लपेट लेती है और नीचे लॉन्ग स्कर्ट पहनी ही होती है। उसके बाद रेहान के पीछे खड़ी हो जाती है। रेहान उसे ऐसी हरकत करते देख आश्चर्य से पूछता है, अब ये क्या किया तुमने? इतनी गर्मी के मौसम में तुमने ये चादर क्यों ओढ़ी हुई है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम नहीं समझोगे, रहने दो। हाँ, मैं कहाँ कुछ समझता हूँ। अगर समझता होता तो आज ये मुसीबत में नहीं फंसता, बल्कि मजा से एंजॉय कर रहा होता। हाँ, तुम मुझ पर ऐसे भड़क क्यों रहे हो? मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया है, बस चलो अंदर। इतना बोल रेहान अपने घर के तरफ जाने लगा और ऋचा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, पर दोनों के चेहरे पर ढेर सारे परेशानियां थी। रेहान सीधे घर के अंदर चला गया, चूंकि दरवाजा खुला हुआ ही था। सुबह का वक्त था, इसीलिए रेहान के पापा राजेश वही डाइनिंग टेबल के पास बैठकर चाय पीते हुए अखबार देख रहा था और बगल में नयनतारा भी बैठ चाय की चुस्की भर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर रेहान पर पड़ जाती है। उसे देखते ही वो वहीं से बोल पड़ती है, रेहान बेटा, आ गया तो? हो गया तुम्हारा काम? चलो, एकदम सही मौके पर आए हो, तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय कमरे में लेकर आती हूँ। नयनतारा ये बोलते बोलते रेहान के पास जा पहुंचती है। इससे पहले कि रेहान कुछ बोलता, सामने दरवाजे से आ रही ऋचा, जिसके एक एक कदम काफी घबराहट भरे थे। एकदम नजर जगह अनजाने से लोग ना ही किसी से कुछ बोल पाती, बस मन में डर लिए आगे हिम्मत कर बढ़े जा रही थी। उस पर जैसे ही नयनतारा का नजर गया वो हैरान हो गई और अजीबो तरीके से आगे बढ़ बोली, तुम कौन हो और तुम इस तरह हमारे घर में क्यों चले आ रही हो? नयनतारा की आवाज सुन राजेश ने भी अपनी अखबार रखते हुए खड़े हो बोला, क्या हुआ जी, कौन आ गई है? पता नहीं जी, हमने तो इसे आज से पहले कभी नहीं देखा, आप जानते हैं क्या? राजेश भी हॉल की तरफ आते हुए उस लड़की को देखा तो उसने भी कहा, नहीं तो हम भी इसे नहीं जानते हैं और इसे तो हम आज पहली बार ही देख रहे हैं। कौन हो बेटा तुम? कोई काम है क्या हमसे? दोनों ऋचा से सवाल किए जा रहे थे, पर ऋचा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उन्हें सच बताए या चुप रहे, क्योंकि अभी तक तो रेहान ने उन्हें कुछ नहीं बताया है, बस खड़ा है
इसीलिए वो थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोलना चाहा तभी झटाक से रेहान बोल पड़ा, वो मॉम, इसे मैंने ही यहाँ पर लाया है। ये बात सुनते ही नयनतारा और राजेश दोनों थोड़ा हैरान हो गए और राजेश गुस्से से बोल पड़ा, तुमने लाया है, मतलब क्या है तुम्हारा? राजेश को गुस्सा करते देख ऋचा और ज्यादा डर गई, पर वो चुपचाप अपना सर झुकाए वहीं खड़ी रही और जो हो रहा था बस उसे सुने जा रही थी। चूंकि रेहान राजेश से सीधे तरीके से बात करता तो था नहीं, इसीलिए उसने नयनतारा से कहा, मॉम, जब मैं वापस घर लौट रहा था तभी मुझे ये लड़की रास्ते पर भागते हुए दिखी और इसके पीछे कुछ गुंडे भी पड़े हुए थे। तो मैंने इसकी उस गुंडों से जान बचाई और फिर पूछने पर पता चला कि ये यहाँ की नहीं है, किसी गांव से आई हुई है और यहाँ पर होने किसी रिश्तेदार की तलाश में है। अब ऐसे अनजाने से शहरे इसे अकेला छोड़ना मुझे सही नहीं लगा, तो मैं इसे अपने घर ही ले आया। सोचा जब इसके रिश्तेदार मिलेंगे तो ये उनके साथ चली जाएगी। रेहान ने अपने माँ पापा से इतनी आसानी से वो भी इतना बड़ा झूठ बोल दिया। ऋचा ये सब सुनकर एकदम सन रह गई थी, उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल गए थे। रेहान ने उसके गले में मंगलसूत्र डाला है ये बात बतानी तो दूर, उसने तो उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया था। ऋचा को उस समय उस पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो घर में लड़ाई करवाना नहीं चाहती थी, बस इसीलिए चुप रह गई। तभी नयनतारा जी बोली, अच्छा तो तुमने इसकी मदद की है, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा हल्की से आवाज में जवाब देते हुए बोली, वो मेरा नाम ऋचा है। बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, तुम्हारे पास अपने रिश्तेदार की कोई पहचान सब है जिससे हमें उसे ढूंढने में आसानी हो सके? जी आंटी थी तो, मगर उन गुंडों से बचने के चक्कर में मेरा सारा सामान कहीं गुम हो गया और मैं इस शहर बिल्कुल अकेली हो गई। ऋचा की बातों पर उन्हें भरोसा हो गया और नयनतारा बड़े प्यार से उससे बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान बिल्कुल भी मत होना। हम बहुत जल्द ही तुम्हारे रिश्तेदार को ढूंढ लेंगे। तब तक तुम हमारे घर में रह सकती हो। वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत थक चुकी हो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का व्यवस्था करती हूँ। नयनतारा का अपने प्रति इतना अच्छा बर्ताव देखकर ऋचा को खुद में गिल्टी फील हो रहा था कि उसने उनसे झूठ बोला है। पर ये सब रेहान के कारण हो रहा है, इस बात का उसे काफी गुस्सा भी था, पर वो इस वक्त कुछ कर नहीं सकती थी। इसीलिए बस मन में ही अपने गुस्से को दबाते हुए बस रेहान को घूर कर देखती रह गई। फिर बोली, नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए। आप सिर्फ हमें बता दीजिए कि किस तरफ जाना है, मैं चली जाऊंगी और खाना भी खुद ही ले लूंगी। आप मेरे लिए परेशानी क्यों उठाएंगी? इस पर राजेश जी बोल पड़े, इसमें परेशानी की क्या बात है बेटा? तुम इस वक्त हमारे घर की मेहमान हो तो इतना करना तो हमारा फर्ज बनता है। जाइए इन्हें कमरा दिखा दीजिए और कुछ खिला भी दीजिए। राजेश बड़े थे, इसीलिए ऋचा उन्हें पलट कर जवाब देना सही नहीं समझी और उनकी बात मान चुपचाप चली गई। उसके जाते ही रेहान दौड़कर अपने कमरे में चला गया और बेड पर लेट एक बड़ा ही चैन भरी सांस लेते हुए खुद में बोला, आज तो बाल बाल बच गया। अच्छा हुआ जो मुझे एकदम सही समय पर ये आइडिया दिमाग में गया। वैसे भी कौन सा उसे यहाँ और जिंदगी भर रहना है। 1 साल की ही तो बात है, उसे तो मैं इसके रिश्तेदार ढूंढते ढूंढते ही बिता दूंगा और फिर ये अपने घर चली जाएगी। हमारी ये शादी भी खत्म, तब मॉम से कह दूंगा कि उसकी रिश्तेदार मिल गई। बहुत मस्त आइडिया है, लेकिन कोई गड़बड़ ना हो, इश्क मुझे खास ध्यान रखना होगा वरना पापा तो मुझे नहीं छोड़ने वाले। रेहान अभी खुद को झूठ बोलने की शाबाशी दे ही रहा होता है कि तभी उसके मोबाइल पर जूली का कॉल आता है, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है और वो कॉल उठाते हुए बोलता है, क्या कर रही हो अभी? जूली को कुछ समझ नहीं आता है कि रेहान इतना रिलैक्स कैसे है। वो तो काफी टेंशन में था, इसीलिए वो पूछती है, अरे तुम इतने रिलैक्स साउंड कर रहे हो, क्या हुआ? तुम्हारी शादी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? इसका मतलब दिदू वहाँ ठीक है? हाँ, तुम्हारी दिदू तो ठीक है, पर मॉम या पापा को मैंने शादी वाली बात ही नहीं बताई। ये बात वो बहुत खुशी से बोलता है, लेकिन उसकी बात सुनते ही जूली एकदम अचका जाती है। क्या तुमने शादी वाली बात नहीं बताई मतलब? अरे यार जूली, मतलब ये है कि वैसे भी उसे यहाँ सिर्फ 1 साल के लिए ही रखना है ना, और ये शादी भी 1 साल के लिए ही, तो क्यों बेकार में ये सारी बात बता मैं घर का माहौल और अपने रिश्ते को खराब करूँ। मैंने उनसे बोल दिया कि ऋचा गांव से आए हैं और उस अनजाने से शहर में उसका कोई ठिकाना नहीं है उसके पास जाने का। जो ठिकाना था वो कुछ गुंडों की वजह से खो गया, तो जब तक कि हम उसके रिश्तेदार को ढूंढ नहीं लेते वो हमारे घर में ही रह लेगी। और जानती हो मेरे मॉम पापा इस बात पर यकीन भी कर लिए, मेरे लिए तो अच्छा ही हो गया ना। पर रेहान, तुमने सोचा है अगर बाद में उन्हें ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? कहीं तुम्हारे इस झूठ के चक्कर में दी ना फंस जाए। तुम जानते नहीं हो उन्हें झूठ से सख्त नफरत है, और झूठ बोलने वालों से भी, पर आज तुम्हारी वजह से उन्हें झूठ बोलना पड़ा है, वो बहुत गुस्से में होंगी। अरे क्या यार, मैं कब से परेशान हूँ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, बस दिदू ये होगी दिदू वो होगी, उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है।
पता नहीं किस मुहूर्त में मैं उससे मिला था, मेरे नसीब से ऐसे चिपक गई जैसे गोंद हो, अब झेलो। रेहान देखो प्लीज, तुम दी के बारे में ऐसा वैसे मत बोलो। ये बात तुम भी जानते हो कि उन्हें भी इस शादी से कोई खुशी नहीं है। अरे उन्हें तो तुमसे ज्यादा गिल्ट है कि वो अपनी बहन के बीएफ से शादी की है, पर इसमें उनकी गलती भी तो नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें अपनी बहन की गलती क्यों नजर आएगी? गलत तो मैं हूं ना, जो उसे और सबको बचाने के चक्कर में उसके गले में मंगलसूत्र डाल बैठा। अरे बाबा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला, वो तो बस। इस पर गुस्से से रेहान ये बोल कॉल कट कर देता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है वो क्या बोल रही है। उसकी तो कोई फिक्र ही नहीं है, बस वही दिदू दिदू। रेहान के इस तरह से फोन काट देने पर जुली बड़बड़ाते हुए खुद में बोली, अरे ये भी कोई बात हुई? ऐसा कौन करता है भला? एक तो मैं उसे सपोर्ट ही कर रही हूँ, ऊपर से वो ही गुस्सा भी हो जाता है। अब फिर से उसे मनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कल जाकर उसे मना लूंगी। वैसे भी जा ही रही हूँ ना दिदू का सामान लेकर, तो मौका निकाल उससे भी मिल लूंगी और मना भी लूंगी। इधर ऋचा को नयनतारा गेस्ट रूम में जाकर बेड पर बिठाती हुई बोलती है, अब जब तक कि तुम्हें तुम्हारे फैमिली का पता नहीं मिल जाता तब तक ये कमरा तुम्हारा है और तुम यहाँ पर आराम से रहो। तुम एक काम करो, जाकर कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने को लाती हूँ। ये बोल नयनतारा वहां से जाने लगी, लेकिन ऋचा को समझ नहीं आया कि वो क्या पहने, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय शरीर में पहने कपड़े के, और न ही रेहान ने उसे उसके घर से कुछ लेने दिया। इसीलिए वो थोड़ा धीरे आवाम में ही बोली, पर आंटी मेरे पास तो पहनने के लिए कोई भी कपड़ा है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे चेंज करूँ? ऋचा की बात सुन नयनतारा अपने सर पर हल्का सा मारते हुए मुस्कुराते हुए ऋचा की तरफ मुड़ बोली, मैं भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हूँ। अरे रेहान ने तो अभी बताया था कि तुम्हारा सारा सामान खो गया और मैं हूँ जो, लेकिन अब क्या सारी रात इसी कपड़े में रहोगी? कोई बात नहीं आंटी, मैं रह लूंगी और कल कोई और व्यवस्था कर लूंगी। ऐसे कैसे यही पहन कर रह लोगी? वैसे मेरे पास कोई और कपड़े तो नहीं है, पर अगर तुम साड़ी पहनना चाहो तो वो है मेरे पास। क्या तुम्हें आती साड़ी पहननी आती है? नयनतारा के सवालों पर ऋचा बस चुप उनके चेहरे को देखती ही रह गई, जिससे नयनतारा समझ गई और प्यार से बोली, कोई बात नहीं ऋचा, इसमें इतना सेड होने की कौन सी बात है। जब मैं भी इस घर में शुरू आई थी ना, तो हमें भी साड़ी पहननी बिल्कुल भी नहीं आती थी। पर उस समय हमारी सास ने हमें साड़ी पहनना सिखाया और फिर धीरे धीरे हम साड़ी पहनना सीख गए, और देखो आज कितने अच्छे से पहन लेते हैं। एक काम करो, तुम फ्रेश होकर बाहर आओ, तब तक हम अपने कमरे से साड़ी लेकर आते हैं और हम पहना देते हैं, तुम भी धीरे धीरे सीख लेना। वैसे भी शादी के बाद एक लड़की साड़ी में जितनी खूबसूरत लगती है ना, उतना किसी और कपड़ों में बिल्कुल भी नहीं लगती है। और फिर साड़ी हमारे संस्कार को भी दिखाती है। तुम जब तक यहाँ रहोगी हम तुम्हें साड़ी पहनना सिखा देंगे। नयनतारा उसे फ्रेश होने को बोल कमरे से जाने लगी। तभी ऋचा के मन में ना जाए क्या आया और वो झट से दौड़कर नयनतारा के सामने आ खड़ी हुई और बिना कुछ बोले उनके गले से लिपट गई। इस तरह की ऋचा की हरकत देख नयनतारा बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे लगा शायद ऋचा को बहुत अकेला सा फील हो रहा है और इसीलिए वो उसे अपने बाहों में पकड़ते हुए बोली, ऋचा हम भी तुम्हारी माँ जैसे ही है ना, है कि नहीं? तो तुम यहाँ पर खुद को बिल्कुल भी अकेला फील मत किया करो, तुम यहाँ पर एकदम कंफर्टेबली से रहो। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ पर अकेला फील नहीं हो रहा है। हाँ, जिस वक्त घर में कदम रखी थी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानती हूँ, सब मेरे लिए अजनबी के जैसे थे, तो थोड़ा अकेलापन सा लग रहा था। पर आपके प्यार ने मुझे मेरी मम्मा की याद दिला दी, वो भी बिल्कुल इसी तरह मुझे प्यार करती है। वैसे ऋचा तुम्हारी माँ है कहाँ? नयनतारा के ये पूछने पर ऋचा एकदम सकपका गई और बात को संभालते हुए बोल पड़ी, वो मेरी मम्मा गांव में है और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर अपने एक रिश्तेदार के घर भेजा था, पर मैं सही पते तक पहुंच ही नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जल्द ही तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। नयनतारा ये बोल के खुद यूं चली गई, लेकिन ऋचा के चेहरे पर एक बार फिर से उदासी लौट आए और वो खुद में बोली, मुझे कोई मंजिल नहीं मिलेगी आंटी, क्योंकि मेरी लाइफ मेरे हाथों में नहीं रही। मेरे साथ क्या हो रहा है ये मुझे खुद ही नहीं पता है। बस मैं उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रही हूँ जहाँ मुझे मेरी नसीब लिए जा रही है। इधर जमुना और यशोधर कमरे में बैठे हुए एकदम उदास चेहरे लिए बातें कर रहे थे। जमुना जी बोली, ऋचा के पापा, हमने ऋचा के लिए ये फैसला कर ठीक तो किया ना? कहीं हमने उसे बचाने के चक्कर में उसे जिंदगी के भंवर में फंसा तो नहीं ना दिया? आप ऋचा के बारे में सोचकर खुद को परेशान मत कीजिए। ऋचा के साथ जो भी हो रहा है वो सब हमने नहीं बल्कि भगवान ने स्वयं किया है। यूं इत्तेफाक से तो इन दोनों की शादी नहीं हुई है। नहीं तो आप ही सोचे ना, जहाँ कुछ वक्त पहले तक हम उस लड़के को जानते तक नहीं थे, वहीं कुछ देर बाद उसकी शादी ऋचा से हो गई। ऐसा बिना ईश्वर के मर्जी के तो नहीं हो सकता है। फिर भी जी हमें ना जाने क्यों एक डर सा लगा हुआ ही अपनी बच्ची के लिए। एक बार उसे कॉल के लिए क्या पूछ लेंगे, वो ठीक तो है ना?
तभी कमरे में जूली आते हुए बोल पड़ती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है मम्मा, क्योंकि दिदू वहाँ और बिल्कुल ठीक है। जूली की बात सुनते ही जमुना हड़बड़ा कर बोल पड़ी, तुम्हारी ऋचा से बात हुई है क्या? वो ठीक तो है ना वहाँ? उसे वहाँ पर अकेला फील तो नहीं ना हो रहा है? जल्दी बताओ ना जूली। मम्मा पहले आप यहाँ पर आराम से बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मेरी दिदू से नहीं बल्कि रेहान से बात हुई है, और उसने मुझे कहा कि दिदू इस वक्त उसकी माँ के साथ है और बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए हमें इस वक्त दिदू को कॉल नहीं करना चाहिए, और फिर कल तो मैं जा ही रही हूँ नादी का सामान लेकर उन्हें देने, तब उनसे मैं आपकी वीडियो कॉल पर बात करवा दूंगी। तभी यशोधर जी बोले, हाँ श्रीमती जी, जूली बिल्कुल सही बोल रही है। इस वक्त हमें ऋचा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, भले ही वो 1 साल के लिए ही सही, पर रेहान की अब पत्नी बन चुकी है, अब उसे उस घर के हिसाब से ढलना पड़ेगा। तभी एकदम से जूली बोल पड़ती है, नहीं पापा, दिदू रेहान की पत्नी नहीं है। ये बात अनायास ही जूली के मुंह से गुस्से में निकल पड़ा। जूली की इस हरकत को देख यशोधर हैरान होकर पूछा, क्यों जूली बेटा, ऋचा रेहान की पत्नी नहीं है, ये क्या बात हुई? जूली को तुरंत ही ये एहसास हो गया था कि वो गुस्से में आकर जो बोल गई वो उसे नहीं बोलना था, और फिर बात को संभालने के लिए वो कोई बहाना ढूंढने लगी और फट से बोल पड़ी, पापा मेरे कहने का मतलब था कि ये शादी दिदू ने खुशी से थोड़ी ना की है, और न ही रेहान ने। ये तो बस दिदू की जान बचाने का एक उपाय मात्र है, और 1 साल बाद ये खत्म ही हो जाएगा, तो फिर ये शादी थोड़ी ना हुई। जूली की बातों को सुनने के बाद जमुना जी बोली, तुम अभी छोटी हो बेटा, इसीलिए तुम बातों को समझ नहीं पाती हो, पर हमें तो ऐसा लगता है कि ये सब खेल भगवान ने इस दोनों की शादी करवाने के लिए ही रची थी। मम्मा आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है, तो आप एक काम कीजिए, कुछ देर लेट जाइए और आराम कीजिए, आज खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, कुछ देर में ही आ जाएगा। इतना बोल जूली कमरे से बाहर चली आई, पर वो अपने हाथ में पकड़े फोन को कसकर दबा रही थी, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था और इसीलिए वो गुस्से से बोली, पता नहीं मम्मा को क्या हो गया, वो इस उपाय को शादी क्यों मानने लगी। रेहान सिर्फ मेरा है और उसकी पत्नी सिर्फ मैं कहलाऊंगी और दूसरा कोई नहीं। हाँ मुझे भी दिदू की फिक्र है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें अपने बेबी की पत्नी का हक दे दूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इधर जब नयनतारा ऋचा के कमरे में साड़ी लेकर पहुंची, कमरे का हालत देख मर दंग रह गई। चारों तरफ नजरें दौड़ने के बाद भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वो तेज आवाज के साथ बोली, ऋचा ये सब क्या है? नयनतारा के इतने ऊंचे आवाज में बोलने से ऋचा बहुत डर गई, उसे लगा पता नहीं उसने अब क्या कर दिया, इसीलिए सहमी आवाज में बोली, जी आंटी क्या हुआ? ऋचा क्या किया है तुमने इस कमरे का? वो आंटी मुझे लगा इस कमरे की सजावट कुछ खास तरह से नहीं की हुई थी, तो सोची कि इसे थोड़ा अलग से बना दूं, तो बस इसीलिए ये सब किया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अभी इसे वापस से वैसा बना देती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए आप मुझे। ऋचा घबराए आवाज में ये बोल झट से कमरे को पहले तरह बनाने जाने लगी, लेकिन तभी नयनतारा उसका हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए बोली, हमें ये बात समझ में नहीं आती है बेटा कि तुम इतना डरी डरी सी क्यों रहती हो। क्या तुम्हें हम सब से डर लगता है? हम इतना डरावाने हैं क्या? और दूसरी बात कि ये सजावट वाकई में कमाल की है। अरे हमें तो एक पल को ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए हो, इतना खूबसूरत लग रहा है ये कमरा, हमें तो पता ही नहीं था कि इसे इतना खूबसूरत भी बनाया जा सकता है। क्या सच में आंटी आपको बुरा नहीं लगा? तो क्या मैं इस कमरे को इसी तरह से रख सकती हूँ? बिल्कुल। और हमें भला बुरा क्यों लगेगा? एक तरीके से तो तुमने हमारे घर को ही सजाया है। तुमने बताया नहीं कि तुम इतना डर क्यों जाती हो। पता नहीं आंटी, मैं बचपन से ही किसी को भी लड़ते, किसी को ऊंची आवाज में बात करते देख डर जाया करती थी, और अब भी मेरे साथ वैसा ही होता है। अभी आपको ऊंचे आवाज में बोलते देखा तो अंदर से दिल जोर जोर धड़कने लगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा, पर आज से मैं तुम्हें कभी नहीं डराऊंगी। और ये देखो मैंने तुम्हारे लिए सबसे हल्की और कंफर्टेबल साड़ी ढूंढ कर लाई हूँ, इसे पहन तुम आराम से रह सकोगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब जल्दी से ये पेटीकोट और ब्लाउज बाथरूम जाकर पहन लो, फिर हम तुम्हें साड़ी बांधना सिखा देते हैं। जी आंटी मैं अभी आए पहन कर। इतना बोल ऋचा नयनतारा के हाथों से कपड़ा ले बाथरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद नयनतारा खुद में कहती है, ये लड़की कितनी अच्छी है, इसके आंखों में सच्चाई दिखाई देती है और चेहरे पर मासूमियत। पता नहीं इसका रिश्तेदार कब मिलेगा इसे। भगवान हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप जल्द जल्द इसे इसके रिश्तेदार से मिलवा दीजिए। इधर रेहान अपने कमरे में बैठकर मोबाइल चला रहा था और अपने प्रोजेक्ट का काम निपटा रहा था। तभी अचानक से उसके कमरे में तेजी से चलते हुए ऋचा आ पहुंची और गुस्से से भरी आंखें के सीधे में सीधे चलते हुए वो रेहान के पास जा खड़ी हुई। रेहान जैसे ही अपना सर ऊपर उठाया, सामने ऋचा को देख वो दंग रह गया। उसे अभी तक उसने सिर्फ ऐसे वैसे कपड़ों में ही देखा था, पर आज वो एकदम अलग सी लग रही थी।
क्योंकि उसके शरीर पर साड़ी और बालों की चोटी बंधी थी, मानो एक प्यारी सी भारतीय नारी। तभी ऋचा बोल पड़ी, हेलो, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे मुझे घूरने क्यों लग गए? मुझे तुमसे पूछना था कि तुमने अपने ही माँ पापा से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? ना कि खुद बोला बल्कि मुझसे भी झूठ बुलवा दिया। मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला था, पर आज तुम्हारी वजह से मुझे ये भी करना पड़ा। वो मिस, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई, और वो भी मेरे परमिशन के। और रही बात झूठ बोलने की, तो कोई झूठ नहीं बोला है मैंने। वैसे भी ये कोई शादी वादी तो है नहीं, बस एक मजबूरी है तुम्हारी जान बचाने का। तो क्या फर्क पड़ता है कि मैंने मॉम से क्या कहा? 1 साल तक तुम यहाँ इसी बहाने से रह सकती हो, फिर मैं बोल दूंगा कि तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार मिल गए, बस बात खत्म। तुम्हें ये सब छोटी सी बात लगती है? कैसे रेहान तुम अपनी मॉम से झूठ बोल सकते हो? अपने पापा से? अरे कभी सोचा भी है जिस दिन उन्हें ये सब पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा? और मैं तो डरती हूँ कि कहीं सच जानने के बाद वो मुझसे नफरत ना करने लग जाए, और ये सब होगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर सच ही बोल देते तो क्या हो जाता? मैं उन्हें समझाती ना कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये सब तुमने मेरी जान बचाने के लिए की है, और 1 साल के बाद ये शादी हम खत्म कर देंगे। वाओ, कितना अच्छा प्रवचन दिया है तुमने। मतलब तुम्हें आए इस घर में 1 दिन भी अभी नहीं हुआ है, और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मॉम और पापा को मुझसे ज्यादा अच्छा से समझने लगी हो। बहुत बेवकूफों वाली बात करती हो तुम। लेकिन रेहान इरिटेट होते हुए ऋचा से बोला, प्लीज मेरे कमरे से निकलो, मुझे इस वो तुमसे कोई बात नहीं करना है। वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरी प्रोजेक्ट भी आधी रह गई है, और उसे मुझे कल सबमिट भी करना है। चलो जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अपने अगले एपिसोड में सुनेंगे।